नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन लोगों से कैसे डील करें जो आपको मानसिक रूप से थका देते हैं। वो बॉस, वो रिश्तेदार, वो दोस्त जो हर बातचीत को सिर्फ अपने बारे में बना देते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें किसी सेल्फ हेल्प गाइड में नहीं बल्कि शक्ति और रणनीति के गुरु रॉबर्ट ग्रीन की किताब के एक अध्याय में मिलता है। आज हम उनकी किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से आत्ममुग्धता यानी नार्सिसिज्म पर लिखे गए अध्याय की चीर-फाड़ करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये समझना है कि नार्सिसिज्म सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की बीमारी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हम सबके अंदर मौजूद एक मानवीय गुण है। और ग्रीन की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इसे समझ लें तो हम न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली टूल भी हासिल कर सकते हैं। इसकी शुरुआत एक कमाल के आइडिया से होती है। ग्रीन इसे द गॉड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द गॉड कॉम्प्लेक्स। हाँ, उनका कहना है कि हम सब अपनी अपनी दुनिया के एक तरह से भगवान हैं। हमारी नजर में हम ही अपनी कहानी के हीरो हैं और बाकी सब साइड कैरेक्टर्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन जब कोई इस पर सोचता है तो इसमें सच्चाई है। जब हम सुबह उठते हैं तो अपनी ही चिंताओं, अपनी खुशियों के बारे में सोचते हैं। हम दुनिया को अपनी ही आंखों से देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सड़क पर चल रहा हर दूसरा इंसान भी ठीक यही कर रहा है। एग्जैक्टली। और यहीं से सारा टकराव शुरू होता है। जब दो भगवान टकराते हैं जिनकी कहानियां अलग अलग हैं, तो गलतफहमियां, लड़ाइयां, निराशा, ये सब पैदा होता है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को खोलते हैं। ग्रीन कहते हैं कि इसकी जड़ हमारे सेल्फ ओपिनियन में है, मतलब हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। हाँ, उनका तर्क है कि हम सब अंदर ही अंदर खुद को अच्छा, नेक और समझदार मानते हैं। ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है एक तरह से। बिल्कुल। और जब तक इस पर कोई सवाल नहीं उठाता सब ठीक चलता है। लेकिन सोचकर देखिए, जैसे ही कोई मीटिंग में आपके आइडिया को बेवकूफी भरा कहता है या कोई रिश्तेदार आपके किसी फैसले पर सवाल उठाता है, तो अंदर से एक आग सी लग जाती है। हम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे गॉड कॉम्प्लेक्स पर हमला कर रहा होता है। वो हमारी कहानी में हमें विलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। इसी को समझने के लिए ग्रीन नार्सिसिस्टिक स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट देते हैं। स्पेक्ट्रम? हाँ, ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि कोई नार्सिसिस्ट है या नहीं, बल्कि यह एक लंबी लाइन की तरह है जिसके एक छोर पर गहरी खतरनाक आत्ममुग्धता है और दूसरी छोर पर एक स्वस्थ आत्मसम्मान। हम सब इसी लाइन पर कहीं ना कहीं है। तो फिर इस स्पेक्ट्रम के दो छोर क्या है? मेरा मतलब है, एक डीप नार्सिसिस्ट और एक हेल्दी नार्सिसिस्ट में असल फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, डीप नार्सिसिस्ट स्पेक्ट्रम के उस छोर पर हैं जहां इंसान के अंदर सेल्फ का कोई ठोस केंद्र नहीं होता। उनका आत्मविश्वास एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें छेद है। आप उसमें कितनी भी तारीफ और तवज्जो का पानी डालें, वो हमेशा खाली ही रहेगी। वाह, क्या एनालॉजी है। हाँ, मतलब उन्हें लगातार दूसरों के अटेंशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि वे जिंदा हैं। तो उनके लिए दूसरे लोग बस एक जरिया हैं। एग्जैक्टली। उनके लिए दूसरे लोग इंसान नहीं बल्कि वस्तु हैं। या तो वो आपकी तारीफ करेंगे या आपके काम आएंगे। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहे तो आप उनके लिए बेकार हैं। वो आपकी भावनाओं की परवाह कर ही नहीं सकते, क्योंकि वे अपनी ही असुरक्षाओं में इतने डूबे होते हैं कि उन्हें कुछ और दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या थोड़ी बहुत आत्ममुग्धता या खुद पर ध्यान देना जरूरी नहीं है? मतलब आत्मविश्वास और आत्ममुग्धता के बीच की लाइन बहुत पतली है। कोई कैसे तय करेगा कि वो हेल्दी है या डीप नार्सिसिज्म की तरफ बढ़ रहा है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है और स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर यानी हेल्दी नार्सिसिस्ट इसी का जवाब है। ये वो लोग हैं जिनके पास एक मजबूत सेल्फ है। उनका आत्मविश्वास अंदर से आता है, दूसरों की तारीफ से नहीं। अच्छा। इसलिए वो अपनी ऊर्जा दूसरों से वैलिडेशन मांगने में बर्बाद नहीं करते। इसके बजाय वे उसे बाहर की ओर मोड़ देते हैं, अपने काम में, अपनी क्रिएटिविटी में और सबसे जरूरी दूसरों को समझने में। अच्छा, तो फर्क इस बात का है कि ऊर्जा का प्रवाह अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ। डीप नार्सिसिस्ट सारी ऊर्जा खुद की कमी पूरी करने में लगाता है और हेल्दी नार्सिसिस्ट उसे दुनिया में लगाता है। बिल्कुल। और यही ग्रीन हमें इस समस्या का समाधान देते हैं। अगर नार्सिसिज्म यानी खुद में डूबे रहने की बीमारी का अंधेरा है, तो उसका इलाज है सहानुभूति, मतलब एम्पैथी की रोशनी। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एम्पैथी शब्द हम सबने सुना है, लेकिन ग्रीन कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जिसे एम्पैथी समझते हैं वो असल में झूठी एम्पैथी है। ये क्या है? झूठी एम्पैथी एक ऊपरी दिखावा है
किसी के दुख में ओ बहुत बुरा हुआ कहना, जबकि अंदर से आप कुछ महसूस नहीं कर रहे। बस सही चीज कहना ताकि आप एक अच्छे इंसान दिखें। हाँ, सोशल एक्टिंग ज्यादा है, सच्ची भावना कम। और गहरी एम्पैथी, वो क्या है? गहरी एम्पैथी एक सुपर पावर की तरह है। इसका मतलब है कुछ पलों के लिए अपने गॉड कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से बंद कर देना, अपनी राय, अपने विचार, अपनी कहानी सबको साइड में रखकर दूसरे इंसान के जूते में पैर डालकर दुनिया को उसकी नजरों से देखना। हाँ, एक मिनट, तो इसका मतलब है कि सहानुभूति का असली मतलब अपनी राय को पूरी तरह से भूल जाना है। ये तो लगभग असंभव लगता है। मुश्किल है, इसीलिए ये एक कला है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप एक रेडियो हैं जो हमेशा आपके अपने फेवरेट स्टेशन पर सेट रहता है। गहरी एम्पैथी का मतलब है उस स्टेशन को बंद करके सामने वाले की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करने की कोशिश करना। आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके मन का संगीत कैसा है, क्या वो डरा हुआ है, गुस्से में है, या कोई दबी हुई इच्छा है। और जब कोई ऐसा करता है तो इसका असर क्या होता है? ग्रीन इसे हिप्नोटिक यानी सम्मोहक क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में हर कोई अपनी कहानी सुनाना चाहता है, लेकिन कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। सही बात है। जब किसी इंसान को यह एहसास होता है कि आप बिना जज किए सच में उसे समझ रहे हो, तो एक जादुई एहसास होता है। उसकी सारी डिफेंसिव दीवारें, गुस्सा, अकड़, खामोशी सब गिर जाती हैं। क्योंकि उसे खतरा महसूस नहीं होता। उसे लगता है कि वो आपके सामने सुरक्षित है। हाँ। और जब कोई अपनी रक्षा करना बंद कर देता है, तभी वो आपकी बात सुनने, आपसे प्रभावित होने और आप पर भरोसा करने के लिए तैयार होता है। यही असली शक्ति का स्रोत है। ये लोगों को कंट्रोल करना नहीं है। नहीं, ये उन्हें समझने की कला है। ठीक है, मैं इस थ्योरी को समझ गई और ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है। लेकिन अब आते हैं असली सवाल पर। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? क्या इसके लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स है? हाँ, ग्रीन ने 3 बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियां बताई हैं। पहली है अपनी असुरक्षाओं को पहचानें और स्वीकार करें। इसका मतलब? ये मान लीजिए कि हम सबको तारीफ अच्छी लगती है, हम सबको वैलिडेशन चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब आप ये जानते हैं कि तारीफ आपकी कमजोरी है, तो आप उन लोगों से सावधान हो जाते हैं जो चापलूसी करके आपका फायदा उठाना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप समझ जाते हैं कि जब आपका बॉस बेवजह तारीफ कर रहा है तो शायद उसे आपसे कोई मुश्किल काम निकलवाना है। बिल्कुल, ये आत्म जागरूकता आपका पहला कवच है। खुद को समझना ताकि कोई दूसरा आपको कंट्रोल ना कर सके। बहुत खूब। दूसरी रणनीति क्या है? दूसरी है विश्लेषणात्मक सहानुभूति, एनालिटिकल एम्पैथी। इसका मतलब है लोगों के जासूस बनना, लेकिन नफरत से नहीं बल्कि समझने की नीयत से। उनके शब्दों पर मत जाइए, उनके पीछे की भावना को पकड़िए। मतलब अगर कोई गुस्से में चिल्ला रहा है तो उसके गुस्से पर रिएक्ट करने के बजाय ये सोचना कि ये गुस्सा आ कहां से रहा है। बिल्कुल, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। क्या उसके कंधे झुके हुए हैं? क्या वो आई कांटेक्ट करने से बच रहा है? उसकी आवाज में क्या डर की कंपी है? उसके बचपन के बारे में सोचना, उससे किस बात से डर लगता है। हाँ, जब आप इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो सामने वाले का व्यवहार आपको पर्सनल लगना बंद हो जाता है। आप उसे एक पहेली की तरह देखने लगते हैं जिसे आप सुलझा रहे हैं। ये सुनने में थोड़ा मैनिपुलेटिव भी लग सकता है। यहाँ नियत का सवाल है कि आप ये जानकारी उसे चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या एक बेहतर कनेक्शन बनाने के लिए। और तीसरी रणनीति सबसे जरूरी है, विषाक्त लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। यानी कि वो डीप नार्सिसिस्ट जिनकी बाल्टी में छेद है। हाँ, ग्रीन उन्हें एनर्जी वैम्पायर या ब्लैक होल कहते हैं। ये वो लोग हैं जो हर बातचीत को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आप उनसे अपनी कोई समस्या बताने जाते हैं और 10 मिनट बाद आप उनकी समस्याओं पर उन्हें दिलासा दे रहे होते हैं। ये तो बहुत होता है। वो आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा सोख लेते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आपका बॉस हो या परिवार का कोई करीबी सदस्य, तब क्या उनसे दूर जाना हमेशा संभव होता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्रीन का कहना है कि अगर आप शारीरिक रूप से दूर नहीं जा सकते तो मानसिक और भावनात्मक रूप से दूर जाएं। मतलब? उनसे बहस मत कीजिए, क्योंकि आप एक ब्लैक होल से नहीं जीत सकते। उन्हें बदलने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर करें क्या? उनकी बातों में भावनात्मक रूप से इन्वेस्ट करना बंद कर दें। उनकी तारीफों से बहुत खुश ना हो और उनकी आलोचनाओं से बहुत दुखी ना हो। उन्हें उतनी ही ऊर्जा दें जितनी बस काम चलाने के लिए जरूरी है, उससे एक बूंद भी ज्यादा नहीं। ये बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। लेकिन इस पूरे अध्याय में एक आइडिया है जो मेरे दिमाग में अटक गया है, जिसे ग्रीन द हिप्नोटिक रियलाइजेशन कहते हैं, सम्मोहक सत्य। और वो ये है कि जिस इंसान से आप दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, जिसे आप सबसे बड़ा विलन समझते हैं, वो अपनी कहानी का हीरो है। हाँ,
वो अंदर से ये मानता है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है और उसके इरादे नेक हैं। उस सहकर्मी के बारे में सोचिए जो हमेशा मीटिंग में आपका क्रेडिट ले लेता है। आपकी नज़र में वो एक चालाक इंसान है, लेकिन हिप्नोटिक रियलाइजेशन यह है कि उसकी कहानी में शायद वो एक असुरक्षित कर्मचारी है जो बॉस की नजरों में अच्छा दिखने के लिए संघर्ष कर रहा है। वो खुद को विलेन नहीं बल्कि एक सर्वाइवर समझता है। जब कोई सत्य को गहराई से समझ लेता है तो गुस्सा भाप बनकर उड़ जाता है। हाँ, आप दुनिया से लड़ना बंद कर देते हैं, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि आप विलेन से नहीं बल्कि अलग अलग फिल्मों के हीरो से घिरे हुए हैं जो बस अपनी अपनी कहानी को सफल बनाना चाहते हैं। से उठकर एक मास्टर ऑब्जर्वर बन जाते हैं। हाँ, आप सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देते, आप उनके पीछे के पैटर्न को समझते हैं। बिल्कुल, आप शतरंज के खिलाड़ी बन जाते हैं जो सिर्फ मोहरों को नहीं बल्कि पूरे बोर्ड को देखता है। तो हम जहाँ से शुरू हुए थे उस पर वापस आते हैं। इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर चिल्लाने या उन्हें कंट्रोल करने में नहीं है। सच्ची शक्ति उस खामोश समझ में है जो आपको तब मिलती है जब आप अपने गॉड कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलकर दुनिया को किसी और की नजरों से देखते हैं। ग्रीन की एक लाइन है जो इसे खूबसूरती से बयां करती है। अहंकार वो अंधापन है जो हमें केवल अपना चेहरा दिखाता है, जबकि सहानुभूति वो दिव्य दृष्टि है जो हमें पूरी दुनिया के दिल का हाल सुनाती है। बिल्कुल, असली पावर अपनी सेल्फ की छोटी सी कैद से बाहर निकलने में ही मिलती है। जब कोई सिर्फ अपने बारे में सोचना बंद करता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू करता है, तभी वो एक प्रभावशाली इंसान बनता है। शक्ति नियंत्रण में नहीं, समझ में है। ये एक गहरा और जरूरी सबक है। तो आज की इस चर्चा के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। सवाल यह है, अपने जीवन के किसी एक ऐसे रिश्ते के बारे में सोचें जहां सहानुभूति की कमी है, चाहे वो काम पर हो या घर पर। अगर सिर्फ एक दिन के लिए या सिर्फ एक बातचीत के लिए उस दूसरे व्यक्ति की नजरों से दुनिया को देखने की कोशिश की जाए और ये समझा जाए कि उसकी कहानी में हीरो कौन है, तो क्या बदल सकता है।